सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत और आज हम यहां पर 9th क्लास के टॉपिक मोशन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहां पर इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन क्या होता है इसके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। रेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, और फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं वो भी हम यहां पर समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, मोशन। और ये है आपका कंसेप्ट ट्री, दैट मींस कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं यहां पर हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। मोशन में हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है आपकी, उनके बारे में हम यहां पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसे हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे। रेट ऑफ मोशन, जिसे हम स्पीड कहेंगे, इसे भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। स्पीड विद डायरेक्शन को हम यहां पर पढ़ेंगे, यानी कि ये आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहलाएगा, जिसे हम यहां पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो भी थिंग्स होती है उनका मोशन के बारे में हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, डिफरेंट थिंग्स इन मोशन, लाइक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे अराउंड हैं, वो किस तरीके से मोशन में होते हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं। जैसे कि उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। व्हीकल्स मूव ऑन रॉड, व्हीकल्स जो आपके रॉड पर मूव करते हैं, जैसे कि बाइक है, कार है, ये सब आपके मोशन में होते हैं। ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक, ट्रेन्स जो कि आपके रेलवे ट्रैक पर जा रही होती है वो भी आपकी मोशन में होती है। एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स फ्लाई, एरोप्लेन और बर्ड भी आपके मोशन में होते हैं। थिंग्स आर इन मोशन इनसाइड आवर बॉडी टू, यानी कि हमारे शरीर, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ ब्लड जो होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं, वो भी क्या में होते हैं, मोशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड मूव्स थ्रू आवर ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में मूव करता है, सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, यानी कि ये भी एक टाइप ऑफ मोशन ही है। चलिए, द मोशन ऑफ अ बॉडी स्टार्ट और चेंज व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी कि यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव कर रहा है या फिर अगर वो मोशन में है तो देन इट मींस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। जस्ट लाइक इज, ये कप अगर आपके पास है और इस कप को अगर मैं मूव करवाना चाहता हूं, इसकी पोजीशन को मैं चेंज करवाना चाहता हूं, तो दैट मींस वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, यानी कि मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं यहां पर इसके फोर्स लगाऊंगा, इट विल चेंज इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। जैसे कि मैंने अगर यहां इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो थोड़ी ही देर बाद आपके क्या होने वाला है बच्चों, यहां पर थोड़ी ही देर में ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, ये अपनी पोजीशन चेंज होकर यहां पर आ जाएगा, ठीक। और जब मैं इस पर इधर से फोर्स लगाऊंगा तो वापस से ये चेंज होकर यहां पर आ जाएगा, इस जगह पे। इस तरीके से आपके फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, बॉडीज मूव करना स्टार्ट कर देती है और मोशन में आ जाती है। यानी कि अगर कोई बॉडी आपके मोशन में भी है तो उसे स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखते हैं फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of the objects is known as mechanics. Mechanics consists of 3 branches, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं
वो ब्रांच आपकी मैकेनिक्स कहलाती है। और मैकेनिक्स के भी 3 ब्रांचेस होती है, मैकेनिक्स के भी 3 सब ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं? यहां पर है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये 3 ब्रांचेस आपकी मैकेनिक्स की है। ब्रांच यानी कि फिजिक्स का द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की जिसमें हम स्टडी करेंगे वो मैकेनिक्स कहलाएगा। और मैकेनिक्स की भी 3 ब्रांचेस हो गई आपकी, कौन सी? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। चलिए वन बाय वन हम यहां पर सभी को स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है? The branch of mechanics which deals with the study of objects at rest. Study of the objects at rest, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके रेस्ट पोजीशन में हैं उनके बारे में हम जहां जो स्टडी करते हैं वो किसके अंडर आता है? वो आपके स्टैटिक्स के अंदर आएगा। यानी कि अगर यहां पर कोई कार आपकी मूव नहीं कर रही है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो यहां पर ये जो कार है हम किस में पढ़ने वाले हैं? ये थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं। ये देखो यहां पर ये हैचबैक बना दी है मैंने। यहां ये कार अगर आपकी मूव नहीं कर रही है तो इस कंडीशन में ये कौन सी इसमें है? आपकी स्टैटिक में है। ये स्टैटिक में, स्टैटिक्स का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ये काय में आएगा? आपके स्टैटिक्स में आएगा। ठीक है, मूव नहीं है, स्टैटिक्स में है। दूसरा है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होगा? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच विद डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के कारणों को जाने बिना, उसके रीजंस को जाने बिना ये मोशन में है। ये जो बंदा आपको यहां पर दिख रहा है, ये दिस बॉय इज इन मोशन, ये मोशन में है। और इसके विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन, इसके मोशन के कारणों को जाने बिना हम अगर इसके स्टडी करते हैं तो ये आपकी काइनेमेटिक्स कहलाते हैं। समझ गए ना क्या रहा हूं मैं यहां पर? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विथ डील्स विद मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन के कारणों को नहीं जान रहे हैं हम यहां पर, यानी कि ये मोशन क्यों कर रहा है वी डोंट नो, है ना। यहां पर इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वी डोंट नो। फोर्स के बारे में हम यहां पर स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ उसके मोशन के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी के बारे में हम देख रहे हैं, उसकी स्पीड के बारे में हम देख रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम देख रहे हैं, तो वो सब क्या में आएगा? आपका काइनेमेटिक्स में आएगा। ठीक है, चलिए भाई यहां पर समझते हैं हम डायनेमिक्स को। डायनेमिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स with deals with the study of motion of the objects by taking the account of the force, by taking into the account of the force with caused the motion in the object। यानी कि by taking the account of the force कितना उस पर अप्लाई हो रहा है उसे भी हम अगर यहां पर देख रहे हैं तो दैट मीन्स दिस वन कम्स अंडर डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स के अंदर आएगा। मोशन को भी हम यहां पर स्टडी करेंगे और मोशन के जो कॉजेज हैं उनके बारे में भी अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये क्या है? ये आपका डायनेमिक्स होगा। यानी कि ये फुटबॉल जो है अगर आपके रोटेट कर रही है बिकॉज ऑफ यहां से कोई फ्लूइड या कुछ गैसेस जो है निकल रही है, तो इस गैसेस की वजह से हो क्या रहा है? आपके इस गैसेस की वजह से यहां पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है इसने, है ना। यहां पर ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है तो इसके रोटेशन के बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं, साथ में इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बारे में भी अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो ये कौन सी किसके अंदर आएगा? आपके डायनेमिक्स के अंदर आएगा। मैकेनिक्स में तो आएगा ही, साथ में ये किस में आएगा? डायनेमिक्स में आएगा। तो फिजिक्स की तीनों ब्रांचें हमने देख ली है यहां पर मोशन की, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स में आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव नहीं करेगा, स्टैटिक रहेगा। काइनेमेटिक्स में आपके ऑब्जेक्ट मूव भी करेगा बट विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन के कारणों का हम यहां पर पता नहीं लगाएंगे। डायनेमिक्स में हम यहां पर क्या करेंगे? गोइंग इनटू द अकाउंट ऑफ द फोर्स। फोर्स को भी हम यहां पर देखेंगे कि कितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है।
तो चलिए समझते हैं यहां पर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हम यहां पर एक करके देखते हैं। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, चेंज हो रही है, स्पीड जो है उसकी चेंज होती जा रही है, इट्स मोशन इज सेड टू बी। वैसे तो ये हमें बाद में करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने थोड़ी सी नॉलेज चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस आपके पहले डाल दिए। पढ़ना यानी कि हम पढ़ने के बाद इन चीजों को समझेंगे। अभी मैंने आपको टॉपिक नहीं कवर करवाया है, बट फिर भी जस्ट चेकिंग योर नॉलेज कि कितनी नॉलेज आपके अंदर है, प्रायर नॉलेज के बारे में देखने के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। यहां पर क्या है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी, क्या होगा, मोशन यहां पर चेंज हो रहा है, स्पीड आपकी यहां पर चेंज हो रही है, तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा? नहीं, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो ये भी गलत होगा आपका। क्या ये सर्कुलर मोशन होगा? नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है ना, तो सर्कुलर होगा क्या? सर्कुलर इज नेम्स इज एवरीथिंग अबाउट इट, दैट सर्कुलर मींस सर्कल। The object moving on the circular track is known as circular motion, and the object is going in a straight line, so that's it is not the correct answer, and none of this uniform, non-uniform motion is the correct answer because speed continuously changing, स्पीड आपकी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो यहां पर ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और बी वाला जो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, speed equal to time upon distance, and none of this. How many of you know about it? I know that just before today you might have been taught this. Speed, the formula of speed, this equal to distance, everyone knows about it, that is speed equal to distance upon time. Speed equal to distance upon distance upon time. अंडरस्टूड? तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। वी कैन फाइंड आउट टाइम ऑल्सो, हम टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और टाइम को फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम टाइम हम यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर टाइम को फाइंड आउट करने के लिए इससे इधर लेके आ जाऊंगा, स्पीड को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहां पर हम टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम इक्वल टू होगा आपके क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अंडरस्टूड? नाउ यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑल्सो। डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या करना है? डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यहां से डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पर थोड़ा सा इसे हम सही लिखते हैं, और आपके यहां पर डिस्टेंस जो आती है वो कितनी आती है? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, दिस वन इज योर डिस्टेंस। अंडरस्टूड? तो यहां से ये तीनों फॉर्मूले आपके हम आगे यूज करने वाले हैं स्पीड के अंदर। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? द सिंबल्स ऑफ किलोमीटर इज, किलोमीटर का कौन सा सिंबल होता है? ये सारी चीजें आपके यूज होने वाली है, इसलिए मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही आपसे चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही ये क्वेश्चन पूछ लिए हैं। यानी कि द किलोमीटर का जो सिंबल है वो क्या होगा? किलो होगा, किलोमीटर होगा, या नन ऑफ दीज होगा। सो जिसने भी
अगर माइलस्टोन्स देखें, रोड पर माइलस्टोन्स देखे हैं, तो वहां पर आपके किलोमीटर का सिंबल किस तरीके से लिखा होता है? 5 किलोमीटर इस तरीके से लिखा होता है, 5 किलोमीटर। नॉट द इस तरीके से नहीं लिखा होता है, इस तरीके से नहीं लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रिमेनिंग, 6 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बी। योर करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं अपन यहां पर। द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस बाय द व्हीकल इज नॉन एज, द डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस बाय द व्हीकल इज नॉन एज। कौन सी डिवाइस, डिवाइस का नाम क्या है जो कि आपके डिस्टेंस को मेजर करती है? तो डिस्टेंस को यहां पर कौन मेजर करता है बाइक और स्कूटीज में? तो स्पीडोमीटर नहीं, स्पीडोमीटर आपका स्पीड को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर नहीं करता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है वो भी मैं आपको बहुत ही डिटेल से यहां पर समझाने वाला हूं, इसलिए घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्पीडोमीटर नहीं, अब बैरोमीटर नहीं, ये भी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, एंड ओडोमीटर आपका डिस्टेंस को मेजर करता है। यानी कि आप जब देखेंगे किसी स्कूटी या किसी भी कार या किसी भी बाइक के अंदर, तो 2 मीटर आप देखेंगे। एक होता है आपका स्पीडोमीटर, इस तरीके से स्पीड को मेजर करता है, निडल होती है, और एक इस तरीके से आपके बॉक्स बना होता है। बॉक्स में आपके कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं, और यहाँ ये 0 चेंज होता रहता है, यहाँ पर कुछ बॉक्स में नंबर आ रहे होते हैं, तो ये होता है आपका ओडोमीटर, ये होता है आपका ओडोमीटर, जो कि आपके मेजर करता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। और ये होता है आपका इसमें ऐसे 1 2 3 नहीं, 10 100 10 20 ऐसे लिखा होता है। 10 20 मैंने गलत लिख दिया है, वैसे तो यहां पर गलत लिख दिया है, 10 20 नहीं, ऐसे लिखा होता है यहां पर 0 10 20 30 100, है ना, 100 120 130 180 ऐसे, और यहां पर बीच में एरो होती है। ये होता है आपका स्पीडोमीटर। क्या होता है आपका? स्पीडोमीटर, जो कि आपकी स्पीड को मेजर करता है। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ये सारी चीजें हम यहां पर डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मोशन ऑफ पेंडुलम इज, पेंडुलम का मोशन किस तरीके का होता है? मोशन ऑफ पेंडुलम इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पेंडुलम क्या होता है? यहां पर अगर आपकी इस तरीके से वॉच है, घड़ी है, और यहां पर आपने इस तरीके का पेंडुलम देखा होगा, ये बीच से आता है यहां से, और ये पेंडुलम होता है, ये आपके पेंडुलम होता है। ये पेंडुलम आपका एक रोटेट कर रहा होता है एक सर्टेन डायरेक्ट, एक ये इस तरीके से, यहां पर नीचे बॉब बोला जाता है बच्चों, इसे बॉब, और ये आपका पेंडुलम होता है। ये आपके वॉल वाली वॉच है, वॉल वाली जो कि दीवार पर लगी होती है आपके वॉच है, और ये पेंडुलम आपका एक इस तरीके का एक मोशन कर रहा होता है। ये कभी थोड़ा इधर जाता है, फिर थोड़ा इधर जाता है, यानी कि ये इस तरीके का मोशन, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, यहां तक जाता है। ये इस तरीके का मोशन कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। आपने अगर घड़ी नहीं देखी हो ऐसी, तो जरूर इसको सर्च करना, मोशन ऑफ पेंडुलम, और यहां से ऐसे 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 इस तरीके का मोशन कर रहा होता है। यानी कि ये क्या मोशन स्ट्रेट लाइन में है? नहीं, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन इस तरीके का मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन वाला। तो क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं। क्या बी ऑप्शन सही है, सर्कुलर? नहीं भाई, ये सर्कल भी पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन पूरा इस तरीके का होता है, सर्कुलर मोशन। तो क्या ये सर्कुलर मोशन है? नहीं भाई, ये सर्कुलर मोशन भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है।
पीरियोडिक, पीरियोडिक वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो अपना मोशन वापस से रिपीट करे। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद अपने मोशन को अगर वो वापस से रिपीट करता है, यहां गया, यहां से वापस लौट कर यहां आया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां आया, फिर वहां आया, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को, अपनी पोजीशन को वापस से गेन करें, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ये वाला पीरियोडिक आपका करेक्ट आंसर है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए गलत हो गया है, बी गलत हो गया है, डी गलत हो गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर समझते हैं। रिमेंबर, ये क्या लिखा हुआ है समझिए इसे। हम पढ़ रहे हैं यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हमने यहां पर देखे और उन्हें हमने समझा कि जो हमारी प्रायर नॉलेज थी, पहले वाली जो नॉलेज थी, उसके बारे में हमने देखा कि हमें कितना याद है। अब यहां पर हम देखेंगे द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज दैट द लिविंग ऑब्जेक्ट्स मूव्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम विद इन, whereas the non-living objects requires energy from some outside source to move। क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपके जो लिविंग बींग्स होते हैं वो खुद मोशन में होते हैं। यू ऑल नो दैट कि अगर किसी चीज को मोशन में लाना है तो देन वी नीड सम एनर्जी। हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड होती है। यानी कि अगर मैं घर से निकलता हूं, अपने घर से निकलता हूं, और ये अपने घर से निकलने के बाद यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करता हूं। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं बच्चों, यहां दोबारा बनाते हैं आपके लिए। यहां पर ये मैं इधर मूव कर रहा हूं, यहां इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, यानी कि मेरे पीछे से किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया है। मैं सेल्फ ही मूव कर रहा हूं, सेल्फ ही मोशन में हूं। तो यहां पर ये होगा लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स खुद अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी की वजह से मोशन में होता है। खुद की एनर्जी, जो खुद के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी वजह से खुद मोशन में होता है। जस्ट लाइक इज दैट, मैं यहां पर ऐसे मोशन कर रहा हूं, ये ऐसे गया, फिर ऐसे वापस रिटर्न आया, फिर वापस से ऐसे गया, फिर वापस से रिटर्न आया। तो इस तरीके का मोशन जो है आपका कौन सा मोशन होगा, इस तरीके का मोशन लिविंग बींग्स करेंगे। लिविंग बींग्स को मोशन के लिए किसी फोर्स, इंटरनल फोर्स जो है, जो इंटरनल एनर्जी है, उसी से मोशन करता है। बट अगर बात करें हम नॉन लिविंग बींग्स की, कि ये जो हमारे पास बॉटल है, बॉटल का केप है, इस बॉटल केप में ये नॉन लिविंग है, यानी कि ये खुद से मूव नहीं करने वाला है। यहां पर इसे मूव करने के लिए वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट्स वन एंड। इसे किसी वन एंड पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन में आपके मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर इसके फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा आगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपका मोशन होगा लिविंग्स और नॉन लिविंग बींग्स का। तो लिविंग बींग आपने समझ लिया है। लिविंग बींग के बाद अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की, तो ये नॉन लिविंग बींग है स्टोन। मान लीजिए इसे स्टोन, मान लीजिए ये आपका स्टोन है भाई, स्टोन। ये खुद से मूव नहीं करेगा, ये खुद से मूव नहीं करेगा। तो भाई यहां पर हमें वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन इट्स वन डायरेक्शन, वन एंड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहां पर। ठीक, ये मैंने फोर्स, देन इट्स मोशन स्टार्ट, और इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मोशन है ना, ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ये खुद से, यहां कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फिर भी ये काय में है, ये फिर भी मोशन में है। मोशन इन दिस डायरेक्शन, ये यहां इस डायरेक्शन में मोशन में, यहां इस डायरेक्शन में मोशन में है। तो यहां पर समझाया गया है हमें, यहां पर बोला गया है हमें कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ द लिविंग and the non-living is that the living objects moves because of the energy from within, whereas the non-living objects requires energy. Non-living beings objects require energy from some outside source to move, यानी कि कहीं बाहर से उन्हें एनर्जी देनी होती है। चलिए यहां पर अब समझते हैं हमें रेस्ट को। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट मीन्स दैट मीन्स कि
अ पर्सन हु इज इन अ रेस, तो रेस बोलते ही हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? रेस्ट बोलते ही हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में आता है कि कोई ऐसे ही अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, टाइम के साथ बैठा हुआ है, दैट मीन्स इट इज इन रेस्ट। रेस्ट बोलते ही हमारे माइंड में जो फर्स्ट कंसेप्ट जो क्लिक होता है वो यही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना टाइम के साथ पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो किस में है? रेस्ट में है। यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो काय में है? रेस्ट में। जस्ट लाइक एज यू कैन सी हियर दिस ट्री, इस ट्री को आप यहां पर देख सकते हैं। ये ट्री अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये ट्री अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है जब इसे ऑब्जर्वर यहां से कहीं से देख रहा है। ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। ये आपका ऑब्जर्वर जब इसे देखता है, यहां से देख रहा है, तो ये अपनी टाइम के साथ, ये टाइम अगर मान लीजिए अभी जब इसने देखना स्टार्ट किया तो टाइम मान लीजिए 12:30 हो रहा है। 12:30 पर इसने देखना स्टार्ट किया और पूरे ड्यूरेशन में, यानी कि 5 o'clock हो गया है, 5 o'clock हो गई है, 5 बज चुके हैं, फिर भी इसने ये पोजीशन चेंज नहीं, स्टिल क्या है ये? स्टिल ये वहीं पर है, दैट मीन्स इट इज इन रेस्ट, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। बट यहां पर एक और चीज समझने की है जिसे हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन, यानी कि नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट। कुछ भी आपका एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता है। अभी इसको थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, पर ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये होता है आपका रेस्ट। चलिए अब समझते हैं यहां पर, डू यू नो, क्या जानते हैं आप? द प्लांट्स ऑल्सो शो मोशन, प्लांट्स भी मोशन शो करते हैं, बट ये मोशन बहुत ही धीरे होता है। कैसे? प्लांट्स मूव टुवर्ड्स स्टिमुलस, प्लांट्स ऑल्सो मूव व्हेन they grow in the size, but since these movements are very slow, these hardly pursued for a small interval of time। मतलब कि ये जो प्लांट्स हैं आपका मूव करते हैं, धीरे धीरे इनकी ग्रो होती है ना? ग्रो होती है जब अर्थ से हम सीड जो है बीज जब अर्थ में डालते हैं, इस पे पानी पॉरिंग करते हैं, पानी पॉर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये प्लांट्स आपके निकलना स्टार्ट होता है, धीरे 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 ऐसे प्लांट्स स्टार्ट होता है निकलना। तो यहां पर ये प्लांट की ग्रोथ को आप नहीं देख सकते, है ना? वो इतना स्मॉल धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ होता है, मोशन होता है, पर टाइम पीरियड के साथ ये मोशन बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो मोशन होता है। तो यहां पर स्लो मोशन की वजह से ये सीड है, इस स्लो मोशन की वजह से आपके क्या होता है कि ये दिखता ही नहीं है, इसलिए हमें प्लांट कैसा दिखाई देता है? प्लांट्स रेस्ट पोजीशन में दिखाई देता है। चलिए यहां पर समझते हैं मोशन क्या होता है, मोशन को समझते हैं कि मोशन क्या होता है आपका, मोशन के बारे में। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। समय के साथ, टाइम के साथ अगर इसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है या कोई भी बॉडी है, तो वो अगर टाइम के साथ इसकी पोजीशन में चेंजेस आ रहा है, टाइम अभी जैसे मैंने इस बंदे को ये अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, मोशन में होगी व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में चेंजेस हो रहा है। यानी कि मैंने इस बंदे को यहां पर 12:50 पर देखा, 12:50 पर देखने के बाद जब मैंने देखा, यहीं पर देखा, कितनी मजे मैंने देखा इसे 1 o'clock पर, तो ये 1 o'clock पर ये यहां दिखा ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। 1 o'clock पर ये कहां आ गया? यहां पर 1 o'clock पर। फिर मैंने देखा कि ये यहां पर 1:10 पर ये यहां आ गया, फिर ये कहां पर? यहां पर
कितने पे 120 पर यहां पर आ गया। और इस तरीके से ये टाइम के साथ इसकी पोजीशन क्या होती रही, चेंज होती रही। यहां पर 12:30 पर था, 12:50 पर था, फिर वापस 1 o'clock पर यहां देखा तो नहीं मिला, फिर 1 o'clock पर यहां देखा तो मिल गया, फिर 1:10 पर यहां देखा तो यहां मिला, 1:10 पर देखा तो यहां मिला। और जब मैंने इसे यहां, तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है टाइम के साथ। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब ये मूव कर रहा है, और कौन देख रहा है इसे, ऑब्जर्वर तो देखेगा ही, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर ये मूव कर रहा है तो इसे हम मोशन बोलते हैं। चलिए यहां अब है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को हम यहां समझेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। हमने पढ़ा रेस्ट, है ना, और रेस्ट में हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है और टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, दैट मींस दैट ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट, वो रेस्ट में है। यहां क्या कह रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है। और रेस्ट एंड मोशन दोनों एक दूसरे में क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। अब रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव टर्म्स का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पोजीशन में हो, बट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो हो सकता है कि मोशन में हो। तो ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, कि जैसे यहां पर ये एक पैसेंजर है, ये यहां से अगर इस दूसरे पैसेंजर को देखता है तो ये इसे रेस्ट में दिखेगा, रेस्ट पोजीशन में दिखेगा। बट ये यहां से बाहर से कोई ऑब्जर्वर है, बाहर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है इसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे इसे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि आप अगर बाहर से देख रहे हैं, बाहर वाले फ्रेम से देख रहे हैं, बाहर वाले फ्रेम से अंदर देख रहे हैं तो आपको ये मोशन में दिखाई देगा। बट अंदर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं तो ये आपको स्टैटिक पोजीशन में, ये स्टैटिक में, और यहां से देखोगे तो ये मोशन में दिखाई देगा। यानी कि रिलेटिव टर्म्स है। ये इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर है, तब इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। और बाहर से देख रहे हैं कोई खिड़की से, इस विंडो से बाहर से अगर कोई देख रहा है ऑब्जर्वर, तो ये जो पैसेंजर है ये आपको मोशन में दिखाई देगा। अगर ये दोनों बाहर देखते हैं तो ये दोनों बाहर वाली चीजों को कैसे देखेंगे, बाहर वाली चीजों को अगर ये देखेंगे, बाहर वाली जो सिनेरी है उसको कैसे देखेंगे, मूवेबल देखेंगे, है ना, मोशन करते हुए देखेंगे इसे। तो ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। और देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है। समझना यहां पर कैसे, कि मान लो ये अर्थ है, अब इस अर्थ पर ये जो बंदा था यहां पर ये खड़ा हुआ है यहां पर, और ये इस ट्री को देखता है, इसके जस्ट पास में एक ट्री है ना, इसके जस्ट पास में ये ट्री को देखता है, यहां पर इस पेड़ को देखता है, ये पेड़ को देखता है। तो ये पेड़ को अगर यहां से ये ऑब्जर्वर इस पेड़ को देखेगा तो ये इसे स्टैटिक पोजीशन में देखेगा। कैसे देखेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपका, ये अर्थ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, तो यहां से ये इसे स्टैटिक पोजीशन में दिखाई देगा, स्टैटिक, है ना, स्टैटिक। और इसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में दिखाई देगा। बट अगर कोई यहां से देख रहा है, कौन से दूसरे प्लेनेट से देख रहा है, यहां, ये क्या है, अर्थ, ये है आपकी अर्थ, और यहां कोई दूसरा प्लेनेट है, जैसे कि ये है, मान लो आप मून, प्लेनेट नहीं है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मून से देख रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। तो मून से देखेगा तो ये यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर इससे ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से देख रहा है, इस जगह से देखेगा, यही बंदा यहां से इसे देखेगा, तो इस कंडीशन में ये कैसे दिखाई देगा, ये इसे मोशन में दिखाई देगा, मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से यहां चेंज हो गया है ना, ये मोशन में दिखाई दे रहा है और यहां पर ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है, समझ लो। तो यहां पर यही पेड़, एक ही पेड़, ऑब्जर्वर चेंज होने से, ऑब्जर्वर पहले यही था, तो ये दोनों रिवॉल्व कर रही है भाई, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो क्या अर्थ रिवॉल्व करती है तो क्या आपको महसूस होता है, क्या आपको फील होता है,
क्या खुद आपको फील होता है कभी कि भाई आप रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के साथ? नहीं फील होता, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यही है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वो भी साथ में हमारे साथ ही घूम रहे हैं, तो यहां पर हमें फील ही नहीं होगा। बट जब ये यहां से देखेगा तो ये इसके ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो ये ऑर्बिटिंग करते हुए इसे मोशन में देखेगा, है ना। और यहां से अगर ये इसे देखेगा, इसे भी देखेगा, तो ये मोशन में देखेगा। यहां से अगर ये इसे भी देखेगा तो ये मोशन में ही देखेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये वाला ये मूव कर रहा है। तो जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होते ही जो चीज रेस्ट में थी वो भी आपको मोशन में दिखाई देने लगेगी, क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं तो घूम ही रहा है ना, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में घूम ही रहा है। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ हैं और हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर हम किसी दूसरे बंदे को देखते हैं, इस प्लेनेट अर्थ वाले को, तो रिवॉल्व करते हुए दिखाई देंगे, मोशन में दिखाई देंगे। और यहीं पर अर्थ पर ही खड़े होकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हो सकता है कि वो रेस्ट में दिखाई दे। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है, और देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट तो होता ही नहीं है। चलिए समझते हैं यहां पर रिलेटिव मोशन की। इट इज डिस्क्राइब कंपेयर्ड टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि रेफरेंस पॉइंट यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है। आप अर्थ पर ही हैं और अर्थ पर ही खड़े होकर किसी दूसरे बंदे को देख रहे हैं, तो आपको वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है। अब आप अर्थ पर किसी दूसरे बंदे को, जिसको पहले आप देख रहे थे वो रेस्ट में था, अब किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर देख रहे हैं तो वो आपको मोशन में दिखाई देगा, क्योंकि अर्थ आपकी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, मोशन में है, खुद के एक्सिस पर भी मोशन में है और ऐसे भी मोशन कर रही है, तो वो आपको मोशन में दिखाई देगा। तो यहां पर ये डिपेंड किस पे करता है, आपके रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल जैसे कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम कोटा टू न्यू दिल्ली। स्टडी करो क्या कर रहा, ये हमने देखा यहां पर, है ना, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, यहां पर ये मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ये इन दोनों को देखेंगे तो रेस्ट में दिखेंगे, पर बाहर देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे। बाहर वाला कोई नहीं देखेगा तो मोशन में दिखेगा। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ये यहां पर देख सकते हो कि ये देखो, ये ऐसे 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 रोटेट कर रही है ना। तो यहां पर ये किसी को ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। जब आप एरोप्लेन से इसे देखेंगे, एरोप्लेन बहुत ऊपर जाकर देखेंगे ऐसे, तो ये रिवॉल्व करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए यहां पर समझते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप के हैं मोशन आपके? एक है आपके रेक्टिलिनियर मोशन, एक है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, तो यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन है। एक है आपका सर्कुलर मोशन, एक है आपका रोटेशनल मोशन, और एक है आपका पीरियोडिक मोशन, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया भी था, पीरियोडिक मोशन। तो यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन जो है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल ये इस डायरेक्शन एक्स मान लीजिए इसे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में ही रोटेट कर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे रेक्टिलिनियर, बिल्कुल सीधी एक ही एक्सिस है, तो एक ही एक्सिस में अगर बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहा है तो इसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन में ये जैसे वॉच है, ये निडल आपकी रोटेट कर रही है, ये निडल आपकी इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन है। रोटेशनल मोशन कौन सा होगा? रोटेशन, ये तो सर्कुलर हो गया। ये रोटेशनल मोशन जो मैंने आपको अभी बताया था डायनेमिक्स में, कि आपकी ये फुटबॉल आपका आगे नहीं बढ़ रही है, बट यहां पर ये रिवॉल्व कर रही है, ऐसे घूम रही है खुद ही, यही रोटेशन, सॉरी ये नहीं है, यहां रोटेशन, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन का, और यहां रोटेशनल का भी यही होता है। रोटेशन का मतलब यहां पर ये पॉइंट पर इस तरीके से पूरा घूम रही है ना, इस तरीके से पूरा घूम रही है, यही इसी एक्सिस पर ऐसे 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 घूम रही है। ये जैसे केप है और ये केप ऐसे घूम रही है ना, ये घूम रही है, तो आपका ये वाला कौन सा होगा मोशन? ये आपका रोटेशनल। और रोटेशनल के साथ अगर जैसे ये रोटेशनल मोशन हो गया, अब यहां मान लीजिए कि ये बॉटल है, अगर ये बॉटल है, अब ये अगर आपके इस तरीके से रोटेट कर रही, ठीक, ये रोटेट कर रही है आपके, तो ये तो क्या रोटेशन। और अगर ये रोटेट के साथ ऐसे आगे भी बढ़ रही है, रोटेट के साथ ये आगे भी बढ़ रही है, रोटेट तो कर ही रही है, रोटेट भी कर रही है, साथ में आगे भी बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं ट्रांस रोटेशनल मोशन, है ना। ट्रांस रोटेशनल मोशन, जो व्हील्स होते हैं आपकी गाड़ी के, कार के व्हील्स होते हैं, वो ट्रांस रोटेशनल मोशन करते हैं, है ना। तो यहां पर एक और है आपका ट्रांस रोटेशनल मोशन, ट्रांस
रोटेशनल मोशन, है ना। ट्रांस रोटेशनल मोशन भी है, और जब आपके मूव भी करे व्हील जो है आपके कार के, वो ट्रांस रोटेशनल। पीरियोडिक मैंने आपको बता ही दिया, जो पेंडुलम होता है ये पेंडुलम इस तरीके से वापस से अपनी पोजीशन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस से गेन करता है, वापस उसी पोजीशन पर आता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। चलिए यहां पर समझते हैं मोशन इन डायमेंशन। मोशन इन डायमेंशन का मतलब होता है कि मोशन की कितनी डायमेंशन है, मोशन किस किस में किस किस जगह कैसे कैसे मोशन होता है, वो हम यहां पर देखते हैं, समझते हैं इसे। मोशन इन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ। मोशन इन डायमेंशन का मतलब है यहां पर बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में का मतलब मैंने अभी आपको बताया, रेक्टिलिनियर मोशन जो होंगे आपके, वो मोशन इन वन डायमेंशन होंगे। आपके मोशन इन टू डायमेंशन, जैसे कि आपके अगर कोई एक्सिस है, ये तीन एक्सिस है, थ्री एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये थ्री एक्सिस है। यहां पर आपका ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 0, ये ओरिजिन है आपका। अब यहां से अगर इस एक ही एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये जेड एक्सिस मान लो, तो अगर आपका सिर्फ इसी एक्सिस में रोटेशन जा रहा है, कोई एक ही एक्सिस में ऐसे जा रहा है ना, पॉइंट सोर्स ऐसे जा रहा है सीधा, बिल्कुल ऐसे कोई जा रहा है, तो ये आपका कौन सा मोशन कहलाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन कहलाएगा, है ना, मोशन इन वन डायमेंशन, इधर मोशन इन वन डायमेंशन। और अगर किसी प्लेन में, दो प्लेन है ये y और x, दोनों को मिलाकर एक प्लेन बनता है ना, एक तो एक्सिस होता है, तो ये वन एक्सिस। अगर कोई प्लेन में कर रहा है मोशन, प्लेन में मतलब कि दो एक्सिस को, y और x को मिलाकर ये पूरा वाला प्लेन हो गया, z और x को मिलाकर ये पूरा वाला नीचे वाला प्लेन हो गया, y और z को मिलाकर ये पूरा वाला प्लेन हो गया। तो किसी रूम के कॉर्नर पर देखना, कॉर्नर को देखना, तो कॉर्नर आपका ओरिजिन होता है, ऐसे ऊपर जब लाइन जा रही होती है, ऐसे ऊपर लाइन जा रही है जो कॉर्नर की, उसे y मान लो, ऐसे जो निकल रही है उसे z मान लो, और ऐसे जो निकल रही है उसको x मान लो। तो जहां आप खड़े होंगे ना, वो कौन सा होगा, zx प्लेन होगा, है ना। तो zx प्लेन में जो मोशन हो रहा है, जैसे कि क्राउलिंग ऑफ इंसेक्ट, क्राउलिंग ऑफ इंसेक्ट इस तरीके से जाता है। रेप्टाइल्स जो स्नेक होता है, रेप्टाइल मोशन, स्नेक्स का मोशन जो होता है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। और अगर आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखें, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि किसी चीज को यहां से थ्रो किया गया है, ऐसे फेंका गया है, यूं ऐसे फेंका गया है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी, है ना, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन भी, प्रोजेक्टाइल, एक सेकेंड, प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रेजेक्टरी मोशन भी, है ना, ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रेजेक्टरी मोशन भी आपके काम में आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन की इस तरीके से यहां से ऐसे कोई चीज थ्रो करी, ऐसे कोई चीज थ्रो करी, तो वो इस तरीके से ऐसे घूमती हुई जाती है ना, तो ये आपका कौन सा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ट्रेजेक्टरी मोशन भी आपके किस में आता है, वो आते हैं सारे आपकी टू डायमेंशनल में, मोशन इन टू डायमेंशनल में। और इंसेक्ट का क्राउलिंग होना, स्नेक का, रेप्टाइल्स जो है उनका चलना किसी प्लेन पर, है ना, वो सारा क्या कहलाता है आपका, वो आता है आपके टू डायमेंशनल मोशन में। और मोशन इन वन डायमेंशन में क्या आएगा आपका, मोशन इन वन डायमेंशन में किसी वन एक्सिस पर जा रहा है, ऐसे मोशन इन वन डायमेंशन है। मोशन इन थ्री डायमेंशन, जैसे कि थ्री डायमेंशन में मान लो जैसे कोई किसी एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है, बर्ड्स फ्लाई हो रही है, कोई इंसेक्ट फ्लाई हो रहा है, ये सब मोशन आपके क्या में आएंगे, ये सब मोशन आपके आएंगे मोशन इन थ्री डायमेंशन। यानी कि यहां पर अगर कोई है और इसकी स्टडी अपन कर रहे हैं, तो यहां से ये स्टडी में तीनों आएंगे, इसके तीनों पॉइंट है x, y और z, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इसमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे, इसमें सिर्फ इस पॉइंट पर सिर्फ x और y दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे, और इसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आएगा x, है ना, इसमें दो कोऑर्डिनेट आएंगे x और y, ठीक। तो जहां पर दोनों दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या होगा तुम्हारा टू डायमेंशनल, जहां वन कोऑर्डिनेट आ रहा है वो वन डायमेंशनल, जहां पर तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो थ्री डायमेंशनल होगा। जैसे कि बर्ड या एरोप्लेन का जो फ्लाई करते हैं, उनका इंसेक्ट जो फ्लाई करते हैं, उनका जो मोशन होता है वो आपका काय में आता है, थ्री डायमेंशनल मोशन में आता है। चलिए यहां पर इसको भी समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका। यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं, कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर आपका कोई मोशन में है, कोई गाड़ी, कोई कार या कोई व्हीकल मोशन में है,
अब यूनिफॉर्म मोशन का कैसे पता लगाओगे? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर हार है, तो 30 किलोमीटर पर हार है, तो इसका मतलब है कि आफ्टर 5 आवर मैं आपसे पूछूं कि ये कार कहां पर होगी, है ना? अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर हार है और आफ्टर 5 आवर्स मैं आपसे पूछूं कि ये कार अब कहां होगी, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये कार आफ्टर 5 आवर कहां होगी? 150 किलोमीटर अवे होगी, 150 किलोमीटर अवे होगी, ठीक है, 150 किलोमीटर दूर होगी। क्यों? क्योंकि भाई अब आप यहां पर यूनिफॉर्म मोशन है, मोशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इसको स्पीड में हम पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको थोड़ा यहां समझाता चल रहा हूं। तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन का आप मतलब समझ गए कि स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, है ना? आफ्टर 5 आवर अगर मैं पूछ भी रहा हूं आपसे तो कितना आ रहा है? 150 किलोमीटर आपने बता दिया। बट एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि आपकी यहां पर स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन, और इसे ही हम कौन सा मोशन बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही आपका कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है आपका। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है। फर्स्ट हार में आपके मान लो स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर हार है। फिर सेकंड वाले में आपकी मान लो स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर सेकंड हार में, है ना? ये हार है भाई, हार्स। सेकंड हार्स में आपके 40 किलोमीटर पर हार हो गई, है ना? फिर इसके बाद आपके थर्ड हार्स में, तीसरे घंटे में, ये जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर हार हो गई। यानी कि आपकी यहां पर स्पीड का कोई पता नहीं चल रहा है, स्पीड का कोई पता नहीं चल रहा है। ये इसे स्पीड तुम मान लो कितनी? 20 किलोमीटर मान लो। यानी कि पहले तो स्पीड बढ़ी आपकी, है ना? यहां पहले स्पीड 30 किलोमीटर थी, सेकेंड आवर में स्पीड कम हो गई, 20 किलोमीटर हो गई, और थर्ड आवर में आपकी स्पीड 50 किलोमीटर हो गई। अब आपसे पूछे कि भाई आप बताएं कि 5 आवर्स बाद ये कार कहां होगी, तो आप इसकी पोजीशन बता ही नहीं पाओगे। किसी भी कंडीशन में आप इसकी पोजीशन नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहां हो क्या रहा है? यहां वही स्पीड फर्स्ट आवर्स में कितनी हो गई है इसकी? 30 किलोमीटर है, सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर है, थर्ड आवर में 50 किलोमीटर है, तो स्पीड का यहां पर पता ही नहीं लग रहा है। तो यहां पर हम नहीं बता सकते कि आफ्टर 5 आवर ये कहां पर होगा। इसे ही बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया है कि सर्कुलर मोशन ऐसे सर्कुलेट कर रहा है ना? एक स्पीड इन अ कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। मोशन की डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, पर यहां पर मोशन की डायरेक्शन जो है आपकी बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। देखो, मोशन पहले ऐसे है, पहले मान लो ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना? इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो मोशन की अगर मैं इस जगह पर एक इंस्टेंट पर, जैसे कि ये पॉइंट ले लेता हूं, तो यहां पर मोशन की डायरेक्शन निकालूं तो ये आएगी। फिर बात यहां ले लेता हूं, तो यहां पर मोशन की डायरेक्शन यहां आएगी। तो ऐसे यहां पर आपके मोशन की डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक सर्कल में ये मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर। यहां पर सर्कुलर भी दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो तरीके के मोशन होंगे आपके, सर्कुलर मोशन भी होगा और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होगा। तो सर्कुलर मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि यहां पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, पर स्पीड कोई चेंजेस नहीं हो रही। स्पीड बिल्कुल इसकी कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही रोटेट करता जा रहा है। तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वाला। बट यहां पर स्पीड में भी चेंजेस हो रहा है। ये देखो, ये पहले यहां धीरे है और यहां जाते जाते बहुत तेज हो रहा है, फिर यहां कम हो रहा है, फिर वापस यहां जाते जाते बहुत तेज हो रहा है। तो यहां पर ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड में भी चेंजेस हो रहा है, डायरेक्शन में तो चेंज हो ही रहा है, कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन में तो चेंजेस हो ही रहा है, और बाकी आपकी स्पीड में भी यहां पर चेंजेस हो रहा है, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे और इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। चलिए यहां समझते हैं अब अपन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? तो भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब होता है कि स्केलर क्वांटिटीज, अ क्वांटिटी
that has only magnitude, no direction is called a scalar quantity. A quantity that has only magnitude, no direction. डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उससे ही हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। यहां हम सारी चीजें वन बाय वन पढ़ते चल रहे हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होगी? स्केलर क्वांटिटीज का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है समझना है यहां पर। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मैं मार्केट गया और मार्केट में मैंने चीनी परचेज करी, तो मैं उससे किस तरीके से बोलूंगा? अगर शॉपकीपर को मैं बोल रहा हूं तो क्या बोलूंगा? 2 चीनी दे दो भैया। नहीं, ये तो गलत है ना। 2 चीनी क्या है? इट इज अ सेंसलेस थिंग, सेंसलेस बात है ये। 2 चीनी नहीं होती, 2 ग्राम या 2 किलोग्राम चीनी दे दो भैया। 2 ग्राम चीनी दे दो। ग्राम बोला जा सकता है, 2 किलोग्राम बोला जा सकता है। दिस इज द सेंसलेस थिंग। तो यहां पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि किलोग्राम दे दो, किलोग्राम दे दो। अरे किलोग्राम क्या दे दो? 1 किलोग्राम दे, 2 किलोग्राम दे, 3 किलोग्राम दे। तो यहां पर 3 किलोग्राम जैसे बोला है, तो ये होगा आपका मैग्नीट्यूड, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है ना। तो 2 kg 3 kg ये आपका मैग्नीट्यूड है। ये ग्राम किलोग्राम ग्राम किलोग्राम ये आपकी क्या है? यूनिट्स, यूनिट है भाई। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। ये है आपके स्केलर क्वांटिटीज, है ना। अगर आपने बात करें हम यहां पर कि आप मार्केट में गए और आपने कहा कि 3 लीटर शक्कर दे देना, 3 लीटर चीनी दे दो भैया। क्या 3 लीटर चीनी कहना सही है? नहीं, 3 लीटर चीनी नहीं होती है, 3 केजी चीनी हो सकती है। यहां पर यूनिट भी आपको सही लगानी होगी, यूनिट भी गलत हो जाता है। 3 लीटर आपका चीनी नहीं होगी, 3 लीटर आपके ऑयल होगा। 3 लीटर ऑयल हो सकता है, 3 लीटर वाटर हो सकता है, 3 लीटर लिक्विड हो सकता है। बट यहां पर हम बात लीटर के बारे में करेंगे, तो लिक्विड के बारे में बात करेंगे। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। इनमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, इनमें डायरेक्शन की कोई आपको जरूरत ही नहीं है। अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम में भी कोई आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल मैग्नीट्यूड ही होता है। मास भी आपका मैग्नीट्यूड ही होता है। अब अभी मैं बताऊंगा कि मास जो है वो क्या है और वेट क्या है। कुछ बच्चे यहां पर वेट जो है, वेट को मास समझ लेते हैं, पर वेट एक फोर्स है ना। वेट में डायरेक्शन हुआ करती है, मास में आपके डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर आपका क्या है? ये भी एक आपका मैग्नीट्यूड ही है। टेम्परेचर अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, बट बाकी आपका है मैग्नीट्यूड ही। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल कौन कौन से? जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क। कितना वर्क? वर्क के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। पावर, एनर्जी, चार्ज, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, पोटेंशियल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके स्केलर क्वांटिटीज है। दैट मींस इनके अंदर हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बात अगर मैं वर्क की करूं तो वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका यहां पर क्या होता है? फोर्स आपका यहां पर वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है, वेक्टर है ये भी, है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है और ये भी आपका वेक्टर है, बट फिर भी आपका वर्क जो है वो स्केलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। ये क्या है आपका? ये स्केलर है। स्केलर है तो क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लो, वेक्टर लो को फॉलो नहीं करते। तो वेक्टर लो को फॉलो नहीं करेगा तो ये वर्क आपका क्या होगा? स्केलर होगा। जो भी डायरेक्शन है मान लो, और फिर भी वो अगर स्केलर में आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो वेक्टर के लो को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर होने के लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है, वो अभी हम समझ लेंगे। यहां वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में भी हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है।
द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज कौन कहलाएगी, कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर कहलाएगी, जिनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो वो आपकी कौन सी क्वांटिटीज कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज। सपोज दैट क्या, यहां पर कोई बंदा है, ये खड़ा हुआ है, ये अगर इस डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शन में नहीं जाता, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि ये 3 किलोमीटर जाता है, मैंने बोला कि 3 किलोमीटर जाता है। अब 3 किलोमीटर क्या कहना इनफ है क्या? मैं बोल रहा हूं कि एक लड़का है, एक कोई बॉय है, ये 3 किलोमीटर जाता है, उसे ढूंढ कर लाओ कि वो अपने घर से 3 किलोमीटर दूर है। अब 3 किलोमीटर दूर है तो 3 किलोमीटर तो किधर भी हो सकता है ना, नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहां पर 3 किलोमीटर के साथ साथ हमें डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, अदरवाइज हम इधर उधर ही घूमते रहेंगे, है ना। अगर आपसे ये कहा गया है कि ये 3 किलोमीटर चलता है तो इसे फाइंड आउट कर, इसे ढूंढ के लाएं, इसे सर्च करें, तो 3 किलोमीटर के साथ हमें डायरेक्शन भी देना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, साउथ में जाता है, तो हम चारों तरफ घूमते ही रहेंगे। तो यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देना भी जरूरी, 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। अब 3 किलोमीटर अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है तो अब हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर आपके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है। ये मैग्नीट्यूड है आपका, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ आपका डायरेक्शन होना भी बहुत ही जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आपका क्या कहलाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगी। वेक्टर क्वांटिटीज को शो करने के लिए इस तरीके का एरो बनाया जाता है। ये एरो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए इस तरीके का एरो बताया जाता है। ये एरो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज को बताने के लिए, ठीक, ये आपका एरो होगा। मैग्नीट्यूड एंड अमाउंट, ये कितना बड़ा होगा एरो, अगर ये छोटा है एरो और एक ये बड़ा है एरो, तो यहां पर मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। एरो का साइज देखकर हम बताएंगे कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा या इसका ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, नीचे वाले का, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी क्या है, कम, तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो लेंथ से हम मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है आपकी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कि सब इसमें यूज होने वाले हैं, फोर्स आपका वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है, मोमेंटम आपका वेक्टर होता है, वेट आपका वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। फोर्स आपका वेक्टर है बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, और फोर्स आपका वेक्टर है। ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये सारे के सारे। यहां हम देख रहे हैं कि भाई आपका स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। स्पीड स्पीड इज है ना, स्पीड इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पीड में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये आपका कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई है। वेक्टर क्वांटिटीज में वेट जो है आपका क्या है, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट को कैसे हम वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि वेट तो वजन होता है। तो वेट वजन नहीं होता, वेट फोर्स होता है। और फोर्स कौन सा होता है, ये फोर्स होता है F इक्वल्स टू mg या kg वाला, जो ये ग्रेविटी वाला साथ में इसमें जुड़ के आता है। ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन F इक्वल्स टू ma होता है, F इक्वल्स टू ma। तो ये मास अलग से होता है, ये मास मैग्नीट्यूड होता है, और एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन होती है इसकी, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से। तो ये आपका वेट जो है वो वेट क्या कहलाता है, वेक्टर, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ एक डायरेक्शन आ रही है इसकी, तो वेक्टर हो जाएगा ये वेट। चलिए इसे भी समझते हैं अपन। यहां पर वेक्टर कंपैरिजन कर लेते हैं, यहां पर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में। स्केलर, दीज आर द कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड
से स्पेसिफाइड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी दीज आर द कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें दोनों ही होते हैं, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा। These changes by change of their magnitude only. These change, इनमें चेंज भी हो जाता है, बस मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो, इसमें चेंजेस हो जाएंगे। स्केलर में 3 की जगह 4 कर दो, 4 की जगह 5 कर दो, तो आपके मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे, ये चेंज हो जाएंगे स्केलर क्वांटिटीज। These changes by the change of either their magnitude or direction or both. आप इसमें कैसे वेक्टर क्वांटिटीज में कैसे चेंज कर सकते हो? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दो तो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। These are the added or subtract by law of ordinary algebra like 4 मीटर 5 मीटर इक्वल्स टू 9 मीटर। यहां पर इससे सिंपली 8 किया जा सकता है। सिंपली अलजेब्रा जैसे हम अलजेब्रिकली 8 करते हैं नंबर्स को, उस तरीके से 8 किया जा सकता है, बट वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं किया जा सकता। वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ता है। दीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ से ही इसे ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वेक्टर के लिए अलग से लॉ होता है, और उसी लॉ की वजह से जो लॉ इसको फॉलो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्केलर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज भी आती हैं, वो आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे, टेंसर क्वांटिटीज वो सब आएंगी। तो यहां पर ये कंपैरिजन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ लें आप। यहां ये O है, ये P है, तो इस तरीके से एरो लगाकर शो करते हैं। ए बी के ऊपर ये एरो लगा दिया। कैन बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन एज फॉलोइंग। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये दोनों देख लो आप, कि अगर जैसे ए बी को रिप्रेजेंट करना है, ए बी को आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ये ए बी लिखेंगे, ए बी वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है भाई। तो ये अगर आप कहीं एरो देखते हैं तो इसका मतलब समझ जाना कि ये वेक्टर है, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं हम? मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉडुलस लगाकर मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, ये मॉडुलस लगाकर। और डायरेक्शन के लिए अलग से ए बी केप लगा सकते हो या एन केप लगा सकते हो। ये केप लगा दी मैंने। केप का मतलब है ये डायरेक्शन है ए बी की, ये है मैग्नीट्यूड और ये है ए बी वेक्टर। अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन ही फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन ए बी केप, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये आ गया आपका डायरेक्शन। इस तरीके से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इच्छा है आपकी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये, ए बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है इसकी। ये मैग्नीट्यूड है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और ये है आपकी डायरेक्शन। चलिए यहां पर आपके वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेगमेंट हैविंग एन एरो एट इट्स एंड पॉइंट, है ना, इस तरीके का एरो होता है। यहां पर समझते हैं हम इसे। द मेन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर फॉलो। किस किस तरीके के वेक्टर्स होते हैं ये सारी चीजें हम यहां पर देख लेते हैं। वेक्टर किस किस तरीके के होते हैं? एक तो होता है आपके इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर का मतलब होता है कि ये और ये दोनों आपके इक्वल वेक्टर है, मतलब कि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेक्टर। चाहे ये कैसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आपको मैंने बता ही दिया है। यूनिट वेक्टर का मतलब है ना, कैसे बताया है? ये ए बी केप, तो यहां पर क्या आएगा? ए बी मैग्नीट्यूड है और ये ए बी कैप, ये यूनिट का निकाला था हमने। जीरो वेक्टर यानी कि आपका क्या हो रहा है यहां पर जीरो वेक्टर में, कि ना तो डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शन भी नहीं है ना, और आपके यहां पर डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है। मैग्नीट्यूड जीरो है तो ये जीरो वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड भी जीरो है और डायरेक्शन भी जीरो है, तो ये टाइप से जीरो वेक्टर है, इक्विवेलेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, अनइक्वल वेक्टर है। अनइक्वल का मतलब नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है। अनइक्वल मतलब एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये अनइक्वल हो गए। डायरेक्शन दोनों के अलग है, एक की इधर डायरेक्शन जा रही है, एक की इधर डायरेक्शन जा रही है।
एक ऐसे है और एक बड़ा है इससे, तो ये भी अनइक्वल वेक्टर हो गए। अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर का मतलब समझ लो यहाँ पर अपोजिट है, यानी कि इस तरीके से एक यूं है और एक यूं है, तो ये अपोजिट है और नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं इसे अपोजिट। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसे अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर का मतलब होता है ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ जा रहा है, इन्हें बोलते हैं कॉलिनियर, ऐसे, ये कॉलिनियर वेक्टर है। जीरो वेक्टर का मतलब है क्या, दोबारा देख लेना है इधर कि यहां पर जैसे ए बी है कोई वेक्टर और माइनस बी सी आ जाएगा, बी सी वेक्टर, बी सी नहीं सी डी मान लो, कुछ भी मान लें आप, सी डी मान लो, सी डी, तो ये क्या आ गया आपका जीरो हो जाएगा, तो इससे जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको सारे समझ में आ गए। कोलिनियर मतलब कि सारे एक साथ है, लीनियर है ना, कोलिनियर है, भले चाहे इनकी लेंथ कुछ भी हो पर ये कोलिनियर है। अपोजिट है तो यहाँ पर अपोजिट वेक्टर हो गया, अनइक्वल है किधर भी जा रहे हैं, इक्विवेलेंट वेक्टर है तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, यूनिट वेक्टर ये हो गया। तो यहां पर हमने समझा कि वेक्टर क्या क्या होते हैं, वेक्टर के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमने देखा, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमने देखा, हमने मोशन के टाइप्स भी देखे, मोशन किस किस तरीके के होते थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, नॉन सर्कुलर मोशन। नॉन सर्कुलर मोशन तो क्या, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने देखे। हमने देखा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन क्या होता है, फिजिक्स की कौन सी ब्रांचेज जिसमें हम यहां पर ये सब कुछ पढ़ते हैं वो हमने देखा। काइनेमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा, डायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ा, स्टैटिक्स के बारे में हमने पढ़ा। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन था मोशन के बारे में। ये सब जानना जरूरी था मोशन को स्टार्ट करने से पहले कि वेक्टर क्या होता है, इसी सारी चीजें आपको जानना जरूरी था मोशन स्टार्ट होने से पहले। अब हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यहां पर